कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। जादुई सोने के आलू। रामगढ़ नाम के गांव में श्यामलाल नाम का एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। उसके पास 100 एकड़ खेती थी। उसकी खेती में राजू नाम का नौकर काम किया करता था। राजू बहुत ही ईमानदार था। उसकी पत्नी सीता भी उसको खेती में मदद किया करती थी। एक दिन राजू श्यामलाल से, मालिक, इस साल खेत में क्या लगाना है? राजू, मैं सोच रहा हूँ इस साल हम आलू की खेती करेंगे। मालिक, उसके लिए हमें शहर से आलू लेकर आने पड़ेंगे। राजू, तुम एक काम करो, तुम कल ही शहर जाकर आलू लेकर आओ। ये लो पैसे। ठीक है मालिक, मैं कल ही चला जाता हूँ। ऐसा कहकर राजू अपने घर चला जाता है। घर जाकर सीता से, सीता, कल मैं शहर में आलू लेने के लिए जाने वाला हूँ। तुम्हें घर पर कुछ सामान चाहिए क्या? हाँ, थोड़ा सामान चाहिए था। मैं आपको लिस्ट बनाकर देती हूँ। हाँ ठीक है। राजू अगले दिन सुबह जल्दी उठकर शहर के लिए निकलता है। शहर जाकर राजू अच्छे वाले आलू खरीद लेता है। आलू खरीदने के बाद राजू अपने घर का कुछ सामान भी खरीद लेता है और घर जाने के लिए निकलता है। कुछ समय में राजू रामगढ़ में आ जाता है। राजू आलू लेकर श्यामलाल से मिलने चला जाता है। मालिक, खेत में लगाने के लिए आलू मैं लेकर आया हूँ और ये बाकी के बचे हुए पैसे। राजू, ये लो, तुम्हारे लिए। नहीं मालिक, मुझे इसकी क्या जरूरत है? राजू, रख लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। ठीक है मालिक। ऐसा कहकर राजू वो पैसे लेकर अपने घर चला जाता है और घर जाकर सारा सामान सीता को दे देता है और खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह राजू उठकर अपना काम करने के लिए खेत में चला जाता है। खेत जाकर वो आलू लगाने की सारी तैयारी कर लेता है और आलू खेत में लगा देता है। श्यामलाल उस गांव का सबसे धनी व्यक्ति होने के कारण वो दान धर्म भी बहुत किया करता था। एक दिन श्यामलाल अपने गांव वालों के लिए भोजन का आयोजन करता है। ये देख उस गांव का साहूकार हीराचंद बहुत क्रोधित हो जाता है। हीराचंद मन ही मन में, ये श्यामलाल खुद की नजरों में महान बनना चाहता है और तो और लोगों को पैसा भी देता है। इसके वजह से मेरा धंधा बंद होने पर आया है। इसके वजह से लोगों में मेरी कीमत भी कम हो रही है। ऐसा मन ही मन सोचते हुए हीराचंद गांव वालों के भोजन में शामिल हो जाता है। वहाँ देखता है कि श्यामलाल ने बहुत अच्छी तरह से सारा इंतजाम किया था। ये देख हीराचंद बहुत आग बबूला हो जाता है और गुस्से में अपने घर के लिए निकल जाता है। जाते समय उसके मन में बहुत बुरे ख्याल आते हैं। हीराचंद घर जाकर एक योजना बनाता है। उधर दूसरी ओर श्यामलाल के यहाँ भोजन खाकर लोग संतुष्ट हो जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। हीराचंद रात के समय गांव के बाहर सिद्ध बाबा के पास चला जाता है और उनसे, प्रणाम बाबा। कहो हीराचंद, क्या काम है? आज कैसे आना हुआ? बाबा, मुझे आपकी सहायता की सख्त जरूरत है बाबा। कहो, क्या सहायता चाहिए तुम्हें हीराचंद? बाबा, श्यामलाल की वजह से मेरे साहूकारी का धंधा ही नहीं चल रहा। मुझे उसको बर्बाद करना है बाबा। सिद्ध बाबा अपना ध्यान लगाकर देखते हैं और वो आंखें खोलकर हीराचंद से, हीराचंद, श्यामलाल ने इस साल खेतों में आलू लगाए हैं। ये भस्म लो और उसके खेतों में छिड़क कराओ, जिससे उसके सारे खेत जल जाएंगे। ऐसा कहकर सिद्ध बाबा हीराचंद को भस्म देते हैं। वो भस्म हीराचंद अपने पास लेकर सिद्ध बाबा के पैर पड़कर आशीर्वाद लेता है। बाबा, अब मैं चलता हूँ। मुझे उसके खेत में जाकर ये भस्म भी तो डालना है। जाओ हीराचंद। ऐसा कहकर हीराचंद वहां से श्यामलाल के खेत के पास चला जाता है। हीराचंद अपनी पोटली में से भस्म निकालकर सभी खेत में डाल देता है और अपने घर चला जाता है। सुबह जब राजू खेत में काम करने के लिए आता है तो उसे सारा खेत सूखा हुआ दिखाई देता है। तभी वो मन में, ऐसा कैसे हो सकता है? कल शाम तक तो खेत अच्छा था, ये अचानक क्या हो गया? राजू दौड़ते हुए श्यामलाल के पास चला जाता है और श्यामलाल से, मालिक, हमारे खेत में लगाए हुए सारे आलू के पौधे सूख गए हैं। कल शाम को मैं गया था तो सब अच्छा था। आज सुबह जाकर देखा तो सब सूखा हुआ है। क्या हुआ क्या पता मालिक। उसकी बातें सुन श्यामलाल राजू से, अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो अभी जाकर देखते हैं। चलो मालिक। श्यामलाल राजू के साथ खेत में चला जाता है।
और अपने खेतों को देख हक्का बक्का रह जाता है। उसका अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। तभी श्यामलाल राजू से कहता है, अरे राजू, ये आलू के सारे पौधे तो जल गए हैं, अब इनका कोई उपयोग नहीं है। जाओ घर जाकर ट्रैक्टर लेकर आओ और सब जमीन खोद डालो। जी मालिक। ऐसा कहकर राजू श्यामलाल के घर से ट्रैक्टर लेकर आता है और खेत में चलाने लगता है। तभी उसकी नजर आलू के खेत पर पड़ती है। उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। तभी राजू ट्रैक्टर से उतरकर देखता है कि उसके सारे आलू के पौधों को सोने के आलू लगे हुए हैं। वो देखकर राजू जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मालिक, मालिक! अरे क्या हुआ राजू, क्यों चिल्ला रहे हो? राजू अपने हाथ में सोने के आलू लेकर आता है और श्यामलाल को दिखाता है। श्यामलाल उसके हाथ के आलू लेकर, अरे ये तुम्हें कहाँ से मिले? मालिक, ये हमारे खेत से निकले हैं। मालिक देखिए ना, मुझे लगता है ये सोने के आलू है। दिखाओ, देखने दो मुझे जरा। ऐसा कहकर श्यामलाल ने सोने के आलू अपने हाथ में लेकर देखे तो वो सच में सोने के आलू थे। उन्हें देख श्यामलाल बड़ा खुश हो गया और राजू से, राजू एक काम करो, खेत के सारे आलू निकाल कर देखो। जी मालिक। ऐसा कहकर राजू ट्रैक्टर से सारे खेत के आलू निकालता है। सारा खेत सोने से चमक रहा था। राजू उन सब आलूओं को घर लेकर आता है और श्यामलाल से, मालिक, हमारे खेत से 4 ट्रॉली सोने के आलू निकले हैं। राजू ये सब अपने घर में रख दो, हम इसे पूरे गांव में बांटेंगे। जी मालिक। अगले दिन सारे गांव में ये खबर जैसे आग की तरह फैल गई कि श्यामलाल के खेत में सोने के आलू निकल आए हैं। ये खबर हीराचंद के कानों पर पड़ी तो हीराचंद आग बबूला हो उठा और सिद्ध बाबा के पास जाकर, बाबा, आपने जो मुझे भस्म दिया था उसकी वजह से श्यामलाल के खेत में तो सोने के आलू बन गए हैं। हीराचंद, मैंने वो भस्म उस पौधों को मारने के लिए दिया था, लेकिन उसके पुण्य कर्मों की वजह से उसे उस खेत में सोने के आलू मिले। अब तुम भी अच्छे कर्म करो और लोगों की दुआएं लो। हीराचंद को अब अपनी गलती का एहसास हो गया कि वो कितना लालची था और श्यामलाल उसके पास सब होकर भी उसे थोड़ा भी लालच नहीं था। हीराचंद अब अपने घर चला जाता है और श्यामलाल सभी गांव वालों को एक एक सोने का आलू बांट देता है और राजू को एक बोरी सोने के आलू दे देता है। इस तरह से श्यामलाल और अमीर बन गया और कभी भी उसने अपने संपत्ति का घमंड नहीं किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और हमेशा अच्छा वर्तन करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला। धर्मपुर नाम के गांव में सुहास नाम का एक आदमी रहा करता था। वो खेत में काम करके अपने घर का गुजारा किया करता था। सुहास के पत्नी का नाम था शांता और लड़के का नाम था राहुल। राहुल एक 10 साल का लड़का था। वो स्कूल में जाया करता था। उसे खेलकूद बड़ी अच्छी लगती थी। वो स्कूल हो जाने के बाद अपने खेत में चला जाता था। उसे खेतों में जाकर खेलने में बड़ा मजा आता था। एक दिन सुहास कुछ काम होने के कारण दूसरे गांव चला जाता है। उस दिन राहुल अपने दोस्तों के साथ खेत में पतंग उड़ा रहा था। उनका पतंग उड़कर काजू के पेड़ में अटक गया और राहुल और एक लड़का पेड़ पर चढ़कर पतंग निकालने की कोशिश करने लगे, मगर पतंग निकालते समय राहुल का पैर फिसल जाता है और राहुल पेड़ से नीचे गिर जाता है। उसके सिर पर गहरी चोट आ जाती है। तभी आसपास के खेत के लोग जमा होते हैं और राहुल को उठाकर अस्पताल लेकर चले जाते हैं। तभी राहुल के घर पे कुछ बच्चे जाकर शांता को सारी बात बता देते हैं। शांता जल्दी जल्दी में अस्पताल चली जाती है। तभी शांता, डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे राहुल को? राहुल के सर पर गहरी चोट आने की वजह से उसका अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या ऑपरेशन? हाँ, जल्दी फैसला लीजिए। ये अभी आ जाएंगे डॉक्टर, मैं आपको बताती हूँ। जी। थोड़ी देर बाद सुहास घर पर आ जाता है। उसे घर पर कोई ना दिखने के कारण वो चिंतित हो जाता है। सुहास पड़ोसियों से पूछता है, अरे रामलाल, शांता और राहुल कहाँ चले गए? कुछ बता के गए हैं क्या? अरे भाई सुहास, तुम्हारा बेटा आज खेत में खेलते समय पेड़ से गिर गया और उसके सर पर गहरी चोट आई है। तुम जल्दी अस्पताल में जाओ, भाभी भी वही है। तुम जल्दी अस्पताल जाओ भाई। हाँ, मैं अभी जाता हूँ। सुहास अस्पताल चला जाता है। वहां जाकर शांता को देखकर उससे पूछता है कि शांता, राहुल कहाँ है और कैसा है राहुल? शांता सुहास को देखकर जोर जोर से रोने लगी। शांता, क्या हुआ है? मुझे जल्दी बताओ।
हमारे राहुल को ऑपरेशन करवाना है। उसके सिर पर गहरी चोट आई है। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, तुम शांत हो जाओ। सुहास डॉक्टर के पास चला जाता है और डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे राहुल को क्या हुआ है डॉक्टर साहब? राहुल के सर पर गहरी चोट आने के कारण हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इस ऑपरेशन का खर्चा कितना आएगा? खर्चा 2 लाख तक आएगा और जितने जल्दी ऑपरेशन होगा उतना ही अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। जी ठीक है। सुहास अब मन ही मन सोचने लगा। इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं अब मैं? कुछ सोचकर वो अपने गांव के साहूकार के पास चला जाता है और साहूकार शरद सिंह से, सेठ जी, मुझे आपसे कुछ काम था। अरे कहो सुहास, क्या काम था? शरद सिंह जी, मुझे 2 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। मेरे बेटे का ऑपरेशन करना है, कृपया मुझे पैसे दे दो। जी लेकर जाओ, तुम्हें सिर्फ अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखनी होगी। सुहास मन में सोचकर घर चला जाता है और अपने जमीन के कागज लेकर शरद सिंह के पास आ जाता है। तभी सुहास, शरद सिंह जी, ये लीजिए मेरे जमीन के कागजात। मुझे अब तो पैसे मिल सकते हैं ना? हाँ हाँ सुहास, अभी लेकर आता हूँ। शरद सिंह घर में जाकर 2 लाख रुपए लेकर आता है और सुहास के हाथ में रख देता है। तभी सुहास उसे धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है। अब सुहास जल्दी जल्दी में अस्पताल जाकर अस्पताल में पैसे जमा करवा देता है और बाहर शांता के पास बैठ जाता है। कुछ समय बाद डॉक्टर राहुल का ऑपरेशन करके बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर, कैसा है राहुल? ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब राहुल खतरे के बाहर है। थोड़े ही दिनों में आप राहुल को घर ले जा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ऐसा कहकर सुहास शांता राहुल के पास चले जाते हैं। थोड़े ही दिनों में राहुल स्वस्थ होकर घर चला आता है। उन दिनों सुहास खेत में बहुत देर तक काम करने लगता है। तभी राहुल अपनी माँ से, माँ, पिताजी इतने समय खेत में काम क्यों करते हैं? पहले तो इतने समय नहीं काम किया करते थे। बेटा, तुम्हारे ऑपरेशन को ज्यादा पैसे लगे हैं ना, इसीलिए तुम्हारे पिताजी ज्यादा काम कर रहे हैं। ये सब सुन राहुल उदास हो जाता है। उसी दिन राहुल के घर शरद सिंह आते हैं। उन्हें देख राहुल, आपको कौन चाहिए? सुहास कहाँ पर है? मुझे उससे काम था। पिताजी घर पर नहीं है, आप मुझे बताइए, मैं उनको बता दूंगा। पिताजी घर पर आए तो उन्हें बताना, शरद सिंह ने जल्दी पैसे लौटाने के लिए बोला है। कैसे पैसे लौटाने हैं? तुम्हारे ऑपरेशन के समय तुम्हारे पिताजी ने मुझसे लिए थे, वही पैसे याद दिलाने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पिताजी आए तो उन्हें बता देना, मैं चलता हूँ। जी। अब राहुल सोच में डूब जाता है और सोचते सोचते अपने घर में चला जाता है। घर में जाते ही वो सारी बातें अपनी माँ को बता देता है और अपनी पढ़ाई करने बैठ जाता है। पढ़ाई होने के बाद राहुल दोस्तों के साथ खेलने ना जाकर खेत में अपने पिताजी के पास जाने के लिए निकलता है। तभी उसे रास्ते में एक साधु दिखाई देते हैं। राहुल साधु से, प्रणाम साधु बाबा। बेटे, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? ठीक है साधु बाबा, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। खेत पास में ही था, इसीलिए राहुल भागते हुए अपने खेत में गया और वहां से कुछ काजू के फल तोड़कर साधु बाबा के लिए लेकर आया। राहुल साधु बाबा से, बाबा, ये हमारे खेत के काजू के फल है, आप खाकर देखिए। साधु बाबा वो फल खाकर तृप्त हो जाते हैं और राहुल से, बेटे, तुमने मेरी भूख मिटाई है, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई काजू का बीज देता हूँ। इसे अच्छी जगह लगाना और इसकी अच्छे से देखभाल करना, ये तुम्हारी सारी समस्या दूर कर देगा। तुम इसे जो चाहे वो मांग सकते हो। धन्यवाद साधु बाबा। ऐसा कहकर राहुल साधु बाबा के पैर पड़कर उनसे आशीर्वाद लेता है और वो जादुई काजू का बीज लेकर अपने घर चला आता है। घर आकर राहुल उस बीज को अपने आंगन में लगा देता है। अगले दिन देखता है तो उस बीज की जगह आज एक छोटा पौधा उगा हुआ है। ये देख राहुल बहुत खुश हो जाता है और 5 ही दिन में वो बीज का बड़ा पेड़ तैयार हो जाता है। उस काजू को पेड़ को देख सुहास शांता से, अरे शांता, ये काजू का पेड़ अचानक हमारे घर के सामने किसने लगाया है? और ये 3-4 दिनों में कितना बढ़ रहा है, देखा तुमने? हाँ, ये कोई साधारण पेड़ नहीं लगता, ये तो कोई जादुई पेड़ लगता है। ऐसे दोनों की बातें हो रही थी, तभी राहुल वहां आ जाता है और राहुल अपनी माँ पिताजी से, माँ,
पिताजी, मुझे एक साधु बाबा ने जादुई काजू का बीज दिया था। ये उसी बीज का जादुई पेड़ है। हम इससे कुछ भी मांग सकते हैं। ये हमारी सारी इच्छा पूरी कर देता है। क्या कह रहे हो राहुल तुम? मैं सच कह रहा हूँ पिताजी, मुझ पर विश्वास कीजिए। ऐसा कभी होता है क्या बेटा? ये सब कहानियों में होता है। रुको माँ, मैं इस पेड़ से कुछ मांग कर देखता हूँ। ऐसा कहकर राहुल उस पेड़ से कहता है। हे जादुई पेड़, मुझे अभी 10,000 रुपए चाहिए। तभी पेड़ से एक दिव्य प्रकाश आकर 10,000 रुपए आ जाते हैं। उन रुपयों को देख सुहास और शांता चौंक जाते हैं और वो नोट असली है या नहीं ये देखने के लिए हाथ में लेते हैं। वो नोट असली होते हैं। ये सब देख सुहास और शांता बहुत खुश हो जाते हैं और उन पैसों को लेकर पेड़ को प्रणाम करते हैं। अब उस पेड़ से एक साथ 2 लाख रुपए मांगकर सुहास शरद सिंह का कर्जा चुका देता है और उससे अपने जमीन के कागजात वापस ले आता है। अब उस पेड़ की वजह से उनके घर में सुख समृद्धि आ गई थी। एक दिन सुहास उस पेड़ से, हे जादुई पेड़, तुम्हारी वजह से मैं आज कर्ज मुक्त हो पाया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तभी उस जादुई पेड़ से आवाज आती है। सुहास, अब तुम्हारी सारी समस्या दूर हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही जरूरतमंदों की मदद करो और उनकी सहायता करो। मैं जरूरतमंदों की सेवा करूंगा और उनके दुख में उनका साथ दूंगा। हम दोनों बाप बेटे मिलकर सभी गांव वालों की बहुत सेवा करेंगे। अब सुहास और राहुल उस गांव में गरीबों की मदद किया करते थे और जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी किया करते थे। ये सब जादुई काजू की पेड़ की वजह से हुआ था। अब उनके गांव में खुशहाली छाई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन परिस्थिति में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमेशा दूसरों को सहायता करना चाहिए। सुंदरपुर नाम का गांव बहुत ही सुंदर था। वहाँ बहुत पेड़ होने की वजह से उस गांव में सुख समृद्धि थी। उसी गांव में राम नाम का एक गरीब लड़का रहा करता था। उसके साथ उसकी माँ राधा रहा करती थी। राधा का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। एक दिन उसके घर गांव के सरपंच जी आए। सरपंच जी राधा से, अरे राधा बहन, कैसी हो? आइए ना सरपंच जी, बैठिए। जी, मैं राम से कुछ काम के सिलसिले में बात करने आया था। राम कहाँ है? अच्छा, आप बैठिए ना सरपंच जी, मैं अभी राम को बुला कर लाती हूँ। राधा राम को आवाज देती है। राम, ओ राम, सरपंच जी हमारे घर पर आए हैं। उन्हें कुछ काम है तुमसे। जी माँ, अभी आया। ऐसा कहकर राम जल्दी जल्दी घर आ जाता है। तभी सरपंच जी घर पर बैठे देख राम सरपंच जी से, नमस्ते सरपंच जी, कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता आपके घर। अरे नहीं राम, मैं यहाँ से जा ही रहा था, इसलिए सोचा तुमसे बात करता चला जाऊं। बोलिए ना सरपंच जी, मुझे क्या काम करना है? राम, तुम्हें पता है ना कि मेरे खेतों में कितने सारे आमों के पेड़ हैं, मगर उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ उन पेड़ों की देखभाल तुम करो और बाजार जाकर आम भी बेचो। ठीक है सरपंच जी, कल से मैं काम पर आ जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर सरपंच जी राम के घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी राम की माँ राम से, राम, सरपंच जी के यहाँ काम अच्छी तरह से करना। काम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ माँ, मैं मन लगाकर काम करूंगा। ऐसा कहकर राम अपना काम करने चला जाता है और राधा भी अपना घर का काम करने चली जाती है। अगले दिन राम जल्दी उठकर अपने सारे काम कर लेता है और खेत में जाने के लिए निकल जाता है। तभी राम उसकी माँ से, माँ, मैं खेत में जा रहा हूँ, मेरा टिफिन बन गया है? हाँ, बन गया है। ये लो तुम्हारा टिफिन। मैं चलता हूँ माँ। ठीक है, काम अच्छी तरह से करके जल्दी आना। हाँ माँ। राम खेत में काम करने चला जाता है। राम खेत में जाकर देखता है तो वहाँ सरपंच जी होते हैं। राम सरपंच जी से, नमस्ते सरपंच जी, बताइए मुझे क्या काम करना होगा? राम, तुम्हें इन खेतों को अच्छी तरह से जोतना है और इन आम के पेड़ों के आम अच्छे दाम में बेचने हैं। ठीक है सरपंच जी। राम, अभी मैं चलता हूँ, मुझे गांव में कुछ काम है, वो काम करके आता हूँ। सरपंच जी, आप निश्चिंत होकर अपने काम पर जाइए, मैं यहाँ का संभाल लूंगा। ठीक है। ऐसा कहकर सरपंच जी वहाँ से चले जाते हैं। अब राम खेत में पानी देने का काम, आम के पेड़ों की देखभाल करना, ये सब काम करने लगा। राम ने काम बहुत जल्दी जल्दी सीख लिया था। उसका काम करने का तरीका देख सरपंच जी बहुत खुश थे। एक दिन राम सरपंच जी के यहाँ जाकर सरपंच जी से, सरपंच जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राम, आओ, क्या बात है? सुबह सुबह आना किया?
सरपंच जी, खेत में आम के पेड़ों को बहुत अच्छे आम लगे हैं। मैं सोच रहा हूँ आम गांव में ना बेचकर हम उसे शहर में जाकर बेचे तो हमें अच्छे दाम मिलेंगे और अच्छा मुनाफा भी होगा। आपका क्या विचार है इस बारे में? ये तो बहुत ही अच्छा विचार है राम, मगर मेरे पास इतना समय नहीं है। इसलिए अगर ये काम करना है तो तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। मुनाफे का आधा आधा हिस्सा कर लेंगे लगे तो। ठीक है सरपंच जी, अब मैं चलता हूँ। अगले दिन से राम ने आम को निकालकर उन्हें जमा करने में बहुत मेहनत की और उन्हें शहर बेचने चला गया। उसके आम इतने स्वादिष्ट थे कि लोगों को आम बहुत पसंद आए। एक आदमी राम से, अरे भाई, आम कैसे दिए? भैया, आम 100 रुपए किलो दिए हैं। आपको कितने किलो दूं? मुझे 5 किलो आम दे दीजिए। राम ने उस आदमी को 5 किलो आम नाप कर दे दिए। उस आदमी ने हर रोज आम लेने राम से शुरू कर दिए। अब राम का आम बेचने का व्यवसाय बहुत अच्छा चलने लगा। वो हर रोज बेचे जाने वाले आम के आधे पैसे सरपंच जी को दिया करता था। उसकी ईमानदारी देख सरपंच जी बहुत खुश थे। एक दिन सरपंच जी राम से, राम, आम तो बहुत अच्छे दाम में बिक रहे हैं। मुझे तुम्हारी मेहनत पसंद आई। अगले साल के आम तुम ही बेचना, मगर पैसे मुझे एक साथ दे देना। ये किश्तों में देने की जरूरत नहीं है राम। ठीक है सरपंच जी। राम अब घर चला आता है। उसकी माँ को ये खुशखबरी उसे सुनानी थी। वो घर आकर, माँ, कहाँ हो तुम? क्या हुआ है राम? जोर जोर से आवाजें दे रहे हो। माँ, सरपंच जी ने मुझे अगले साल भी उनके खेत के आम बेचने के लिए कहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। माँ, मैं ये सोच रहा था कि अगर सरपंच जी के खेत के आमों के साथ ही दूसरे किसानों के आम अगर मैं बेचने लेकर गया तो उनका भी मुनाफा हो जाएगा और मेरा भी थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा विचार है राम। राम अब अगले साल सरपंच जी के खेत के आम के साथ गाँव वालों के आम भी खरीदकर उन्हें शहर के बाजार जाकर बेचा करता था। उसकी मेहनत रंग भी ला रही थी। अब राम ने खुद का अच्छा घर बना लिया था। उसने गांव से शहर जाने के लिए एक गाड़ी भी खरीद ली थी। उस गाड़ी से उसे बड़ी सहायता मिला करती थी। अब राम गांव में एक बड़ा धनवान व्यक्ति बन गया था। उसको सभी लोग आदर से बुलाया करते थे। एक दिन राम सरपंच जी के यहाँ उनका मुनाफा देने के लिए चला जाता है। तभी राम सरपंच जी से, सरपंच जी, आपके खेतों के आम लोगों को बहुत पसंद है। मैं सोच रहा हूँ अगर हमने ऐसे ही आम के और पेड़ आपके खेतों में लगा दिए तो हमें एक जैसे बहुत सारे आम मिल जाएंगे और हमारा मुनाफा और बढ़ जाएगा। राम, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा ही करो, मेरी कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ जो भी करना ईमानदारी से करना, समझे? हाँ सरपंच जी। ऐसा कहकर राम वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे गांव का एक गरीब मजदूर शिवा दिखता है। राम उसके पास जाकर उससे पूछता है कि, शिवा, क्या हुआ है तुम्हें? बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे हो। मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और उसमें ये गरीबी। मेरे पास मेरे जमीन के सिवा कुछ भी नहीं है। मुझे जमीन बेचनी है जिससे मेरे पास कुछ पैसे आ जाए और मैं घर का गुजारा कर सकूं। राम अब उसकी बातों पर सोचने लगा। तब राम शिवा से, शिवा, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं तुम्हारी जमीन खरीदना चाहूंगा और तुम मेरे साथ हर रोज काम कर सकते हो। मेरे साथ आम बेचने चल सकते हो। तुम्हें अच्छा काम भी मिल जाएगा और तुम बेरोजगार भी नहीं रहोगे। ठीक है भैया, तुमने मेरी समस्या ही दूर कर दी। अब मैं आपके साथ काम करूंगा। ठीक है, मैं कल आकर तुम्हारी जमीन खरीद लूंगा। जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। ठीक है। ऐसा कहकर राम अपने घर चला जाता है। राम की माँ उसकी राह देख रही थी। तभी राम घर आकर अपनी माँ से, माँ, मैंने शिवा की 2 एकड़ जमीन खरीद ली है और उसे मैंने मेरे साथ काम करने के लिए कहा है। बेटे, ये तुमने बहुत अच्छा किया। तुम आगे बहुत तरक्की करो राम। राम माँ के पैर छूके आशीर्वाद लेता है और अगले दिन राम शिवा की जमीन खरीद लेता है और शिवा को उसके यहाँ काम पर रख लेता है। अब राम ने उसके खेत में बड़ा सा गोडाउन बनाकर उसमें अपना आम बेचने का माल रखा और बाकी के खेत में आम के पेड़ लगा दिए। राम उनकी अच्छी तरह से देखभाल किया करता था। कुछ दिनों बाद राम आम का धंधा करते करते बहुत बड़ा आम का व्यापारी बन गया। वो किसानों से आम खरीदकर उन्हें बेचा करता था। इससे किसानों का और राम का भी मुनाफा हुआ करता था। राम की कड़ी मेहनत अब रंग लाई थी। राम अब करोड़पतियों में गिना जा रहा था। उसके गांव को उसके ऊपर गर्व था। उसकी मेहनत पर सरपंच जी भी बहुत खुश थे। राम की मेहनत की वजह से राम अब आम बेचकर करोड़पति बन गया था।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने वालों को सफलता हमेशा प्राप्त होती है। मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है।